गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग चैप्टर 3 सिविक्स के बचे हुए भाग को देखते हैं। पिछले टॉपिक में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसे कहते हैं कि जो संविधान को लिखने का, जिसके मेंबर, जो चुने हुए मेंबर है, जो संविधान को लिखने का काम करते हैं, उन्हें ही हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा कहते हैं। उसे तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग लास्ट और मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। मतलब कैसे गाइड हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे कौन से बुनियादी मूल्य थे जिनको सामने रखकर भारतीय संविधान को लिखा गया। तो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें सभी के समान भावनाओं का ख्याल रखा गया था, देश के हर ज्योग्राफिकल भूभाग का, क्योंकि प्रांतीय असेंबली से वहाँ से भी जो चुन करके आए थे सदस्य, तो उन्हें अपने अपने क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी थी। तो वहाँ की भी कल्चर, धर्म, जाति, खान पान, सभी चीज़ को ध्यान, सभी बातों को बारीकी से बारीकी अध्ययन करने के बाद ही संविधान को लिखा गया था। तो अब इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे, इस टॉपिक में हम संविधान के प्रोविजनों का हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हम इसमें यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे नेताओं ने संविधान लिखा, उसके पीछे उनके दिमाग में कौन सा दर्शन, कौन सी फिलॉसफी काम कर रही थी। तो इसे हम कैसे जानेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं कि दो तरीका है। वी कैन डू दिस इन टू वेज। वी कैन अंडरस्टैंड it by reading the views of some of our major leaders on our constitution, but it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy. तो सबसे पहले क्या है कि दो ही तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या है कि हमारे जो बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने संविधान को लिखने का काम किया था, चाहे वो और दूसरे लोग भी, और दूसरे लोग भी, इसमें कांग्रेस के अंदर के भी लोग थे, बाहर के भी लोग थे, और दूसरे नेता भी जो संविधान सभा को लिखने वाले मेंबर में नहीं थे, लेकिन बाहर से वो भी अपने मतलब आइडियाज बता रहे थे। तो फिर है कि वो लोग भी क्या है कि इसको हम ये जो नेताओं के विचार थे उससे पढ़कर हम समझ सकते हैं कि संविधान को लिखने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा नेताओं का, कौन से वो गाइडिंग रूल रहे होंगे नेताओं के। और उसके बाद दूसरा है कि संविधान स्वयं अपने दर्शन, अपनी फिलॉसफी के बारे में जो कहता है, उसे भी जो मतलब लिखा गया, उसे भी एक बार हमें पढ़ना ज़रूरी है, जिन्हें हम प्रस्तावना या प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखिए, इसको हम लोग एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले कि ड्रीम एंड प्रोमिसेस। तो अब आप देखिए, सम ऑफ यू मे हैव नोटिस के नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेज ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Mahatma Gandhi, he was not a member of the Constituent Assembly. There were many members who followed his vision. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the Constitution to do. अब चलिए, इसमें क्या है कि इसमें जो आपने अभी तक आप अपने किताबें खोले हुए हैं, तो उसमें देखे होंगे कि इसमें बहुत सारे नेताओं के फ़ोटो हैं, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, टी.के. कृष्णमाचारी, उसके बाद आपको राजेंद्र प्रसाद, दुर्गा भाई देशमुख, जयपाल सिंह, एस.सी. मुखर्जी, बलदेव सिंह, न जाने कितने कितने सारे नाम हैं। तो आपको भी तो कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता कहलाए, उनका नाम क्यों नहीं है।
तो ये तो बहुत लोगों को पहले भी हैरानी हुई होगी जो सिविक्स की बुक को पढ़े होंगे, आज आपको भी हो रही होगी कि महात्मा गांधी का नाम संविधान सभा के सदस्य के रूप में नहीं है, परंतु मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे अधिकतर महात्मा गांधी के विचारों को मानते थे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे, उनको फॉलो करते थे। और उसके बाद 1931 में, ये तो पता है ना कि 1921 में ही मोतीलाल नेहरू ने पहले ही बता दिया था 1931 के कराची सम्मेलन में भी कि मतलब कि हमारा जब भारत आज़ाद होगा तो हमारे आज़ाद भारत का स्वरूप कैसा होगा। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आज़ाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, हमारे देश का लोकतंत्र कैसा होगा। तो ये सब की जानकारी तो नेताओं ने लोगों को पहले से ही बताना शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने भी 1931 में अब यंग इंडिया में संविधान के बारे में लिखा था कि आपके बुक में है, उसे ध्यान से पढ़ें। मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिससे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि इस देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का मतलब हाई क्लास और लोअर क्लास नहीं रहे। हाँ, इसमें कि जहाँ ऐसा भारत जिसमें सभी कम्युनिटी के लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म रंग के हों, वे मिलजुल कर रहें। और ऐसा भारत जिसमें कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी और शराब के लिए कोई भी जगह नहीं हो। मैं अगर इससे कम होता है तो ये मुझे संतुष्टि प्रदान नहीं करेगा। इसे आप ना अब पढ़ लेंगे। उसके बाद इन नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को लिखने को मतलब सबसे मेन महत्वपूर्ण हम किसे मानते हैं तो BR अम्बेडकर को, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन उन्हीं को बनाया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या हुआ कि एक रफ टफ आइडिया कुछ भी करने के पहले, जैसे कि आप लोग ही हैं क्लास में, कुछ भी मैं बताती हूँ कि चलिए ये 15 अगस्त होना है, तो 15 अगस्त में जैसे कि क्लास के कुछ बच्चों को कि आप लोग अपना चुनाव कर लीजिए कि एक मॉनिटर रहेगा और 7 या 8 बच्चा, और वो आप लिख के दीजिए कि 15 अगस्त में आपको अपने क्लास का बेंच बाहर रखना है, या क्लास को ऐसे झाड़ना है, या फिर आपको ये सामान लाना है, आपको झंडी लाना है। तो कोई भी चीज़ जब बनता है तो आप एक रफ एस्टीमेट तैयार करते होंगे ना कि हाँ, और फिर उसे आप दिखाइएगा। तो संविधान को भी लिखने का जो जिम्मा था, जो ड्राफ्ट बनाने का जिम्मा था, एक रफ टफ आइडिया बनाने का जिम्मा किसको सौंपा गया था? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपा गया था, और उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो फिर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो भी क्या थे कि उनका भी सपना था कि दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution, but it had a different understanding of how inequalities could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech of the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on August 15, 1947. अब आप देखिए कि इनइक्वालिटी, महात्मा गांधी ने जैसे कहा था कि सबको मिलजुल कर रहे, सब एक रहे, तो असमानता को दूर करने के लिए और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना अपने मतलब कि ड्राफ्टिंग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी लिखा था उसके बारे में, ये उनके मन में भी था। हाँ, लेकिन कैसे हम इनइक्वालिटी को दूर कर सकते हैं? और उसके बाद है कि आरक्षण का वहीं से आया, आरक्षण का वहीं से आया। अब कहिएगा क्यों आरक्षण का क्यों आया? तो अब आप बताइए कि अगर आपको मैं बता दूं कि चलिए दौड़ होना है, ठीक है,
आप इसको आरक्षण भी क्यों जरूरी हुआ? जबकि हम आज़ाद भारत का सपना देख रहे थे तो आरक्षण को भी लाया गया। तो वो इसलिए भी ज़रूरी था आरक्षण, क्योंकि मान लीजिए कि हमारे समाज में आप भी जानते हैं कि छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की भावना बहुत थी। तो उस समय यदि आज आप मतलब कि दौड़ होना है, आप जहाँ हैं आपके मोहल्ला में ही दौड़ होना है, और दौड़ के लिए 4 आदमी खड़े हैं। तो जब 4 आदमी खड़े हैं तो उसमें है कि एक थोड़ा लंगड़ा के भी चल रहा है, जो लंगड़ा व्यक्ति जो बैसाखी के सहारे चलता है, और वो जो है कि वो भी आपके साथ दौड़ने के लिए खड़ा है। तो क्या वो कभी जीत पाएगा? कभी नहीं जीत पाएगा। उसे भी मतलब कि दौड़ने के लिए तो एक बराबरी का ना होना चाहिए, हार जीत का फैसला तो उसमें होता है। तो ये आप जानते हैं कि आज़ादी के पहले हमारे भारत में क्या थे, छुआछूत, अमीर गरीब के भेदभाव, ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा मतलब कि भेदभाव था। तो गरीबों को अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं थी, तो वो फिर आगे कैसे बढ़ते? तो इसलिए क्या हुआ कि उन्हें आरक्षण का लाभ दिया गया, ताकि वो भी आरक्षण के द्वारा थोड़ा सा आगे बढ़ सके, समाज की मुख्य धारा में आ सके। लेकिन क्या था कि वो B.R. अम्बेडकर लिखे तो अच्छा थे, लेकिन क्या है कि बहुत जगह उनकी कटु आलोचना इसलिए भी हुई क्योंकि वो गांधी जी के विचारों को कम मानते थे। गांधी जी के विचार से वे मतलब कि इत्तेफाक बहुत कम रखते थे, और उन्होंने तो इससे वो काफ़ी चिंतित रहा करते थे। तो जब संविधान सभा को मतलब जब वो अपना अंतिम भाषण दिए थे तो उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से वहाँ पर कहा था। ठीक है, अब आगे देखिए कि एट लास्ट फिर क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 के आधी रात में हमारा जो भारत था वो 14 अगस्त के आधी रात में, यानी 15 अगस्त को हमारा भारत आज़ाद हो चुका था। तो जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तब उस समय संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो एक भाषण दिया था, उसमें आप देखिए कि उन्होंने क्या कहा था। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसे मैं एक बार पढ़ लो कि ऑन द 20 ये I shall strive for the constitution which will release India from all ये tyrannidom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice, and India in which there shall be, ये तो गांधी जी का है, ये तो गांधी जी का है। जवाहरलाल नेहरू का यहाँ है, लॉन्ग years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pleas, not wholly or in full measure, but very substantially at the stroke of the midnight hour. When the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication of the service of India and her people and to the still large cause of humanity. ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या बताया कि इसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले बहुत साल पहले ये किस्मत ने हमने क्या किया था कि अपने किस्मत के साथ साक्षात्कार किया था। हाँ, और अब हमारा वक्त आ गया है कि हम अपने प्रॉमिसेस पर उसको अपनाएं। और पूरी तरह तो ये संभव नहीं है, पर ये क्या है कि काफ़ी हद तक हम इसे अपनाएं। घड़ियाँ जब आधी रात का ठीक आधी रात का घंटा बजाएंगी, तब जब सारी दुनिया सोती रहेगी, तब हमारा देश भारत एक नए जीवन की शुरुआत करेगा। हमारा देश आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही
पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आगे देखिए वो क्या बोलते हैं, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज़ादी क्या है कि वो हमारे लिए क्या लाती है, जिम्मेदारी लाती है। ठीक है, हमारे लिए क्या लाती है कि जिम्मेदारी लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब हमारी जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने भी बहुत सारी लेबर पेन झेले हैं। मतलब एक जब नए बच्चे का जन्म होता है तो माँ को बहुत तकलीफ झेलनी होती है। तो वही जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव इंडल्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons to us now. तब वो क्या बोल रहे हैं कि आज़ादी के जंग से पूर्व जो हमें प्रसव पीड़ा हुई है, जो हमने लेबर पेन झेला है, तो इस मतलब इतनी तकलीफ में हमारा दिल क्या है, बहुत भारी है और अभी भी दर्द बना ही हुआ है, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। परंतु दुख भरा इतिहास अब बीत चुका है और आने वाला भविष्य हमें सुनहरा सपना दिखा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, सपना दिखा रहा है। लेकिन अब हमें क्या है कि ये समय हमें बहुत सारी खुशियां मनाने और सुस्ताने का नहीं है, परंतु जो प्रॉमिसेस हम लोगों ने किया है उसे पूरा करने का समय है। और एक शपथ हम आज लेंगे कि भारत की सेवा करने का अर्थ है कि यहाँ जो हजारों करोड़ों हिंदुस्तानी हैं उनकी सेवा करना। ठीक है, तो वो सेवा कैसे होगी कि हम भारत से दरिद्रता, अज्ञान, बीमारी, जो असमानता है उसको हमें दूर करना है। हाँ, तो मतलब कि जब तक लोगों की आंख में आंसू है तब तक हमारा काम अभी खत्म नहीं होगा, है ना। तो ये तो समझ गए कि कितना अच्छा उन्होंने कहा था कि मतलब आज़ादी पाने के बाद लोगों को एक हिम्मत की, हाँ अब हमारा देश हमारा है, हमारे जितने भी दुख दर्द हैं अब वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे नेताओं ने जो प्रॉमिस किया वो उसे पूरा करेंगे। पहले लोगों का एक अपने नेताओं पर बहुत भरोसा होता था, क्योंकि लोग क्या थे, बहुत सच्चे और सीधे होते थे। आगे देखिए नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक क्या है, फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्शन। तो क्या हुआ कि इसके पहले हमने बुनियादी मूल्य पढ़ा थे, तो बुनियादी मूल्य वही थे, असमानता को दूर करना, भारत से बेरोजगारी को दूर करना, गरीबी को दूर करना, यहाँ जो बीमारी है उसको दूर करना, बहुत सारी चुनौतियाँ थी। तो संविधान का दर्शन भी क्या था कि यही सब चीज़ जो थी जिन्होंने भारतीय नेताओं को, लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा दी। हाँ, और उसके बाद में यही सब चीज़ भारतीय लोकतंत्र का आधार भी बना। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे कि जब भी हम मतलब कि जो सो कि कोई काम जब भी होता है तो सबसे पहले प्रस्तावना को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन्हें क्या किया गया, शामिल किया गया। भारतीय संविधान कि जो भी धाराएं हैं वो इन्हीं के अनुरूप बनी है। हाँ, और उसके बाद और देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में तो मैं बता चुकी हूँ कि एक उद्देशिका साथ होती कि जब भी कोई काम शुरू होता है संसद में या ये ऑफिशियली वर्क में, जब भी कोई काम शुरू होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले संविधान की उद्देशिका को पढ़ाया जाता है। और
ये कहाँ से, इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई? इसकी जो प्रेरणा ली गई कि ये टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई? अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से इसकी प्रेरणा ली गई। मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विथ ए प्रियम्बल। अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेकर दुनिया के बहुत सारे देश अपने यहाँ क्या करते हैं कि जब भी संविधान की जो शुरुआत है एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। और आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को एक बहुत ही ढंग से पढ़ें और बहुत सावधानी से पढ़ें और इसमें जो भी है उसको हम बहुत ये मतलब समझें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है, वी द पीपल, ये भारत का, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके जितने भी समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले भाईचारे को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या क्या है देखिए, फिर से हम लोग इसको समझें कि सबसे पहले देखिए कि सभी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, न्याय किसको चाहिए कि हैविंग solemnly resolved to constitute India into कि जितने भी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि और सभी जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी के लिए क्या क्या सुनिश्चित करना है, न्याय, जस्टिस। न्याय किस चीज़ पर कि सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, सभी को न्याय मिले। लिबर्टी स्वतंत्रता क्या चीज़ की मिलनी चाहिए, लोगों को अपने विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अपने एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अपने विश्वास, अपने मतलब धर्म, वर्शिप, ये नहीं कि हमें ज़बरदस्ती मस्जिद में जाना है, अगर हम हिंदू, अगर हम मुस्लिम हैं तो हमको मंदिर में भी जाके पूजा करनी है, हमें चर्च में कैंडल भी जलाना, ऐसा नहीं है। यहाँ जितने भी लोगों हैं सभी को अपने अपने विश्वास, अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। समानता क्या चीज़ के लिए, तो समानता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हाँ, कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि जो अगर एक 70 साल का ही बूढ़ा है, गरीब है, एकदम गरीब से गरीब व्यक्ति, तो भी उसको लगे कि नहीं, ये मैं भारतीय हूँ, यह देश क्या है, मेरा है, कोई भी तकलीफ होने पर मेरी भी जरूर सुनी जाएगी, मुझे भी मदद जरूर मिलेगी। और उसके बाद क्या है, और ये क्या मतलब कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, और साथ क्या है कि फ्रैटर्निटी मीन्स क्या, भाईचारा, बंधुता। तो ये बंधुता बढ़ाने के लिए क्या है कि सभी को एकता, अखंडता और बंधुता बढ़ाने के लिए ये संविधान की प्रस्तावना को रखा गया। उम्मीद है
कि इसे आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, और यही क्या है कि भारतीय संविधान की आत्मा भी है। जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, संस्थाओं का स्वरूप। अब देखिए कि अब इतने सारे चीज़ें थी, तो इस सब को क्या था कि जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली ए स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलॉसफी। संविधान क्या है कि वो सिर्फ मतलब बुनियादी मूल्य जो हम लिख दिए या फिर जो दर्शन बता दिए, ये दर्शन है, ये है, पढ़ के आपको समझा दिए, वो सिर्फ एक वैल्यू या मतलब फिलॉसफी दर्शन ही नहीं है। ये जितने भी वैल्यूज हैं सबको मतलब संस्थागत रूप, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने का मतलब कि तरीका भी है कि किसी भी चीज़ को ये नहीं कि बस वो लिखा गया और किताब बंद हो गया, नहीं, ये सबको क्या हुआ कि जो सो कि उसको कोशिश भी की गई और कोशिश है भी। आज 70 साल के बाद भी हमारा जो संविधान है उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसमें क्या है कि उसका जो भी हिस्सा है, जो भी उसमें लिखा गया है वो बहुत व्यवस्थित है। हाँ, और सभी व्यवस्थाओं को बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है और सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है। और उसके बाद फिर भी क्या है कि अब ये लंबे समय तक तो है कि फिर भी उसमें कुछ टाइम के टाइम बदलाव होते हैं। तो इसमें फिर क्या है कि जैसे जैसे देश में जब जो परिवर्तन की, जैसे कि अभी तुरंत संविधान में थोड़ा सा ये करके धारा 370 या जो 3 तलाक का ये हुआ, सरकार ने थोड़ा सा चेंज किया ताकि लोग और खुल के, जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं उन्हें भी खुलकर जीने का अधिकार मिले। जो मुस्लिम औरतें हैं वो भी अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। और ये संविधान में थोड़ा सा ये करने से क्या है कि दूसरे धर्म की खासकर महिलाओं ने और जो थोड़े उदारवादी लोग थे उन्होंने इसका समर्थन किया, आपको तो पता ही है। तो फिर है कि जो सो ये समय पर, तो ये उसमें लिखा हुआ भी है कि संविधान को कभी भी ज़रूरत के अनुसार बदला भी जा सकता है। तो संविधान को टाइम टू टाइम ज़रूरत के अनुसार आपस में विचार विमर्श कर जो बदलने का प्रस्ताव जो रखा गया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संविधान संशोधन। तो संविधान क्या है कि संस्थागत व्यवस्थाओं को कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप लोग भी संविधान को अगर पहली बार में पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी इसमें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। संविधान में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है, ये नियम बताए गए हैं कि कैसे हम किसी भी ये शासक को चुन सकते हैं जो हम पर शासन करेगा। उसमें है कि किसके पास कितना पावर होगा, हाँ, और कौन सा, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे संसद, ये सब के बारे में, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, फिर आगे के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन किस तरह से फैसले लेगा, किसका क्या काम है, किसको कितना अधिकार मिला हुआ है। और संविधान में सरकार के लिए भी कुछ लक्ष्मण रेखा तय है, इसके बाहर सरकार भी काम नहीं कर सकती है, सरकार आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जो आपका जो अगला 3 चैप्टर है उसमें ये सब के बारे में एक एक करके बताया गया है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये समझेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में संविधान और या संविधान संशोधन किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। उम्मीद है कि इसे आप पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे।